कहानी के पिछले सभी भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। युवराज जिया को अपने और ऋषभ की दुश्मनी का कारण बता रहा था। उसने सुहाना के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, जिससे सुहाना रोते हुए ऑडिटोरियम से बाहर जाने लगी। लेकिन गेट पर वो सामने से आ रहे सेलगिर से टकराकर गिरने लगी थी, पर उसके गिरने से पहले ही शेरगिल ने उसे संभाल लिया। क्या हुआ सुहाना, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा तुझे? शेरगिल उसकी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गया। आफ्टर ऑल वो अपनी इकलौती प्यारी बहन के आंखों में आंसू कैसे देख सकता था? नथिंग भैया, कुछ नहीं हुआ, बस आंखों में कुछ कचरा चला गया था, पर अब बिल्कुल ठीक है। सुहाना अपने आंसू साफ करते हुए बोली। मम्मा मैं आती हूँ, और वहाँ से सीधे वॉशरूम में चली गई। शेरगिल को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो ऑडिटोरियम के अंदर गया तो देखा युवराज हताश होकर अपना सर पकड़कर बैठा था और उसी के सामने कई सारे गुलाब के फूल बिखरे पड़े थे। युवराज, क्या हुआ? सुहाना अभी यहाँ से रोते हुए गई है। शेरगिल वहाँ आते ही सीधे सीधे युवराज से सवाल किया। आखिर वो अपनी बहन की आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता था। कुछ नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुझे कैसे बताऊं? सी लव्स मी एंड उसने अभी अभी मुझे प्रपोज किया। युवराज के मुंह से ये शब्द सुनते ही वो भी अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। वाट, पर ऋषभ का क्या? शेरगिल भी जानता था ऋषभ सुहाना से कितना प्यार करता है। मैंने सुहाना को मना कर दिया, इसलिए शायद वो रो रही होगी। तू ही बता, आखिर मैं भी क्या करता यार? मैं उससे प्यार नहीं करता और ऋषु उससे इतना प्यार करता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, युवराज परेशान होकर बोला, और शेरगिल जो उससे थोड़ी दूरी पर बैठा था आकर उसके बगल में बैठ गया। तूने बिल्कुल सही किया, भले ही वो मेरी बहन है, पर मैं भी कभी नहीं चाहूँगा वो उस लड़के के साथ रिश्ते में बंधे जो कभी उससे प्यार कर ही नहीं सकता। हम सब मिलकर उसे समझाएंगे, वो बहुत समझदार है, समझ जाएगी। तू अपने दिमाग पर ज़्यादा लोड ना ले। वो दोनों वहीं पर बैठे बातें कर रहे थे, तभी ऋषभ भी वहाँ आ गया। क्या हो गया? तुम दोनों यहाँ पर बैठे किस चीज़ का मातम मना रहे हो यार? बाहर तो चलो, देखो पूरा का पूरा कैंपस कितना रंग बिरंगा लग रहा है। ऋषभ हंसते हुए उन दोनों के पास आकर खड़ा हो गया। युवराज ने एक नज़र उसे देखा और उठकर उसके गले लग गया। अचानक युवराज का गले लगना ऋषभ को कुछ समझ नहीं आया। ओए, तुझे क्या हुआ? मैं क्या तेरी गर्लफ्रेंड हूँ जो आकर मुझसे लिपट रहा है? ऋषभ मजाकिया अंदाज में बोलकर हंसने लगा, पर उसे कहाँ अंदाजा था अभी अभी क्या हुआ है। चुप कर साले, तेरे जैसी गर्लफ्रेंड बनाने से अच्छा है मैं कुंवारा ही रह जाऊं। चल बाहर चलते हैं। तीनों वहां से बाहर चले गए। फ्लैशबैक एंड। वो आखिरी दिन था जब मैंने ऋषभ के गले लगाया था। उसके बाद से गले लगाना तो दूर, कभी हम लोगों ने हाथ भी नहीं मिलाया। गलत फहमी और नफरत का ऐसा बवंडर आया कि उसमें हम दोनों का रिश्ता कहीं उड़ सा गया। क्या ऋषभ बहुत अच्छे थे? सिया ने सवाल किया। बहुत अच्छा था, पर गुस्से में मुझसे भी 4 कदम आगे था। और सुहाना बहुत ही ज़्यादा समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। कभी कभी तो मुझे खुद ये सोचकर हैरानी होती है कि उसके जैसी समझदार लड़की सुसाइड कैसे कर सकती है। युवराज अपने ख्यालों में खोए हुए ही बोल रहा था। उसके बोले हुए आखिरी शब्द, आखिर इतनी समझदार लड़की सुसाइड कैसे कर सकती है? जिया के दिमाग में ये बात अटक कर रह गई। वो भी सोचने लगी, क्या सच में सुहाना ने सुसाइड किया होगा? फिर क्या हुआ मिस्टर माफिया? जिया के पूछने पर युवराज ने आगे बताना शुरू किया। उसके अगले दिन वो कॉलेज नहीं आई, मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। जब मैंने शेरगिल से पूछा तो उसने बताया कि वो खाना भी नहीं खा रही है। मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लगा, आखिर थी तो वो मेरी दोस्त थी ना। ऐसे कैसे मैं उसे छोड़ देता? इसलिए अगले दिन मैं उसके घर गया। फ्लैशबैक। सुहाना, ओपन द डोर यार, ये क्या बचपना है? हम बैठकर भी तो बातें कर सकते हैं। प्लीज़ तुम बाहर आ जाओ। शेरगिल और युवराज सुहाना के रूम के दरवाजे को नॉक कर रहे थे, क्योंकि सुहाना ने नाराज़ होकर खुद को रूम में लॉक कर लिया था। हाँ बच्चा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, देखो हम सब बैठकर बातें करते हैं। आई एम श्योर तुम मान जाओगी, शेरगिल ने भी समझाते हुए कहा, पर सुहाना ने दरवाज़ा नहीं खोला। नहीं भाई, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, प्लीज़ आप सब यहाँ से जाइए। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, अंदर से सुहाना की आवाज़ आई।
जिसे सुनकर युवराज और शेरगिल दोनों परेशान हो गए, क्योंकि उसकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो रो रही है। शेरगिल, तेरे पास इसके रूम की डुप्लीकेट चाबी है? हाँ है मेरे पास, रुक मैं ढूंढ कर लाता हूँ। शेरगिल जल्दी अपने रूम में चला गया और थोड़ी देर में सुहाना के रूम की डुप्लीकेट चाबी ढूंढ कर लाया। दोनों ने मिलकर डुप्लीकेट चाबी से उसके रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर गए तो देखा सुहाना बेड पर बैठी रो रही थी। यार सुहाना, डरा दिया तुमने हम दोनों को, युवराज ने जाकर उसे गले से लगा लिया। तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, सुहाना नाराज़ होकर बोली और उसे पीछे धक्का देने लगी। पर युवराज कहाँ उसे छोड़ने वाला था, उसने मजबूती से उसे अपनी बाहों में भर रखा था। अगर तू मेरी बात सुनेगी तभी मैं छोड़ूंगा, वरना मैं तुझे ऐसे ही उठाकर कॉलेज ले जाऊंगा। नहीं करनी बात मुझे, जा यहाँ से, सुहाना अभी भी नाराज़गी से उसे धक्का दे रही थी। युवराज ने उसके सामने बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और प्यार से समझाते हुए बोला, तू इसलिए नाराज़ है ना क्योंकि मैंने तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। पर क्या तूने ये सोचा है, अगर मैं तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता तो क्या होता? दोस्ती की भावना में बहकर अगर मैं तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर भी लेता तो क्या मैं कभी तुझसे प्यार कर पाता? नहीं यार, नहीं कर पाता। मेरे दिल में तेरे लिए सिर्फ दोस्ती वाली फीलिंग्स है, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और अगर ऐसी कोई भी फीलिंग होती तो ट्रस्ट मी सुहाना, तेरे प्रपोज करने से पहले मैं खुद तुझे प्रपोज कर देता, युवराज उसे समझा रहा था। सुहाना सुबकते हुए उसकी बातें सुन रही थी, रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। हाँ सुहाना, युवराज बिल्कुल सही बोल रहा है, जो तुझसे प्यार नहीं करता उसके लिए तू इतनी आंसू बहा रही है। पर सोच, जो तुझसे प्यार करता है अगर उसे पता चलेगा कि तूने किसी और को प्रपोज किया तो वो कितना हर्ट होगा। शेरगिल भी उसके सामने बैठकर उसे समझाने लगा। मुझसे प्यार? मुझसे कौन प्यार करता है? सुहाना हैरानी के भाव लिए बोली, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऋषभ उससे प्यार करता है। ऋषभ ऋषभ करता है तुझसे प्यार? अभी से नहीं, जब से उसने तुझे पहली बार देखा था तब से तुझसे प्यार करता है वो, युवराज ने उसे बताया, जिसे सुनकर सुहाना और भी ज़्यादा हैरान हो गई। वाट, ऋषु मुझसे प्यार करता है? पर उसने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। हाँ, भले ही बताया ना हो, पर उसका तेरे लिए इतना पॉजेसिव होना, बात बात पर तेरे नखरे उठाना, तेरी हर छोटी छोटी से बड़ी इच्छा को पूरा करना, क्या ये सब कम है? ज़रूरी तो नहीं हर बार प्यार बोलकर ही दिखाया जाए। कभी कभी हम अपने बिहेवियर से भी प्यार जताया करते हैं, और उसका बिहेवियर तेरे लिए कितना पोलाइट है। इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा वो तेरी केयर करता है। फिर तुझे कैसे नहीं दिखा वो तुझे कितना प्यार करता है? क्या सच में वो मुझसे प्यार करता है? सुहाना बच्चों की तरह नज़रें नीचे झुकाकर बोली। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे ने अपने पापा की जेब से पैसे चुरा लिए हों और पकड़े जाने पर ऐसे नज़रें झुकाकर बातें कर रहा हो। हाँ मेरी स्टूपिड सुहाना, बहुत प्यार करता है वो तुमसे, बस एक बार तू उसे मौका देख कर देख, ट्रस्ट मी वो हमेशा तुझे खुश रखेगा, कभी भी तेरी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आने देगा, युवराज ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहा। पर उस गधे ने अभी तक मुझे प्रपोज क्यों नहीं किया? अगर कर दिया होता तो मैं तुझे प्रपोज नहीं करती ना, और मुझे इतना रोना भी नहीं पड़ता, और हम दोनों के बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई होती, क्योंकि वो गधा चाहता है कि पहले उसकी ये बुद्धू गर्लफ्रेंड अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ले, फिर वो उसे प्रपोज करे, ताकि उसकी प्यार की वजह से तेरे करियर में कोई रुकावट ना आए, समझी? तो अब मैं क्या करूं? सुहाना युवराज से बोली। जाके उसे 2 थप्पड़ लगा और पूछ, क्यों नहीं किया उसने तुझे प्रपोज? युवराज ने हंसते हुए कहा, जिस पर शेरगिल उसे घूरने लगा। अच्छा सीख दे रहा है तू इसे, अच्छे से जानता है ये कितनी बड़ी सरफिरी है, सच में जाकर उसे 2 थप्पड़ लगा देगी? शेरगिल ने युवराज को घूरते हुए कहा, जिस पर सुहाना शेरगिल को घूरने लगी। क्या भाई, आप किसके साइड हो? आप मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? अरे वो तो तेरी बुराई कर रहा है, बस तूने समझने में थोड़ी देर कर दी। युवराज ने उसे एक साइड से हग कर लिया और दूसरी साइड से शेरगिल ने। सो फाइनली मान गई तेरी बेवकूफ़ बहना, युवराज ने गहरी सांस ली और वहीं बेड पर लेट गया। बेवकूफ़? अबे गधे, बेवकूफ़ किसे बोला तू? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझा? सुहाना साइड में रखा पिलो उठाकर उसे मारने लगी।
अगले दिन सुहाना ने डिसाइड किया था वो ऋषभ के प्यार को एक मौका ज़रूर देगी। उसने ऋषभ को मैसेज किया कि वो कॉलेज की टेरेस पर आए। वो कॉलेज के टेरेस पर उसका इंतज़ार करने लगी, पर पता नहीं क्यों उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी। उसने युवराज को कॉल किया और कहा, युवराज प्लीज़ टेरेस पर आना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत अजीब लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी उसे प्रपोज। प्लीज़ तू यहाँ आ जा। क्यों, क्या हुआ? अब तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? रुक, मैं भी आता हूँ। तब तक कुछ भी ऐसा वैसा मत करना, युवराज ने उसे कहा और कॉल कट करके जल्दी से टेरेस पर चला गया। लिफ्ट बंद होने की वजह से वो सीढ़ियों से जा रहा था। वो अभी 2-3 फ्लोर ऊपर ही गया था, तभी उसे ऊपर से कोई कपड़ा गिरता हुआ महसूस हुआ, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और टेरेस पर चला गया। जब वो टेरेस पर पहुंचा तो सुहाना उसे कहीं नहीं दिखी। अचानक उसके दिमाग में ऊपर से गिरता हुआ वो कपड़ा याद आया और वो दौड़ते हुए टेरेस से नीचे झांक कर देखा तो देखता ही रह गया। नीचे सुहाना खून से लथपथ गिरी हुई थी और उसके आसपास कई सारे स्टूडेंट्स थे। उसका सर इस वक्त ऋषभ की गोद में था और सुहाना आंखों से ऊपर की तरफ कुछ इशारा कर रही थी। जब ऋषभ ने ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ युवराज खड़ा था और बस यहीं से शुरू हुई सारी गलतफहमियों का सिलसिला। फ्लैशबैक एंड। सुहाना ने उसी वक्त दम तोड़ दिया था और उसके इशारे को समझकर ऋषभ को ऐसा लगा जैसे मैंने सुहाना को टेरिस से धक्का दे दिया था। मैंने और शेरगिल ने मिलकर उसे कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो कुछ भी सुनने की हालत में ही नहीं था। आज तक वो उसी गलतफहमी में जी रहा है। उसे लगता है मैंने उसकी ज़िंदगी से उसका प्यार छीन लिया, इसलिए वो तुम्हें मारकर मेरी ज़िंदगी से मेरा प्यार, मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। युवराज बोलकर शांत हो गया। जिया भी खामोश हो गई। अब उसके पास कोई भी सवाल नहीं था युवराज से पूछने के लिए। युवराज कुछ दूरी पर खड़ा होकर फ़ोन से किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बहुत ही सीरियस बात कर रहा हो। वहीं जिया सोफे पर बैठकर एक टक बिना पलके झपकाए युवराज को देख रही थी, जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कहीं मैंने मिस्टर माफिया से उनका पास्ट पूछकर उन्हें हर्ट तो नहीं कर दिया ना? अपने पास्ट को याद करके वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए होंगे, जिया खुद से ही बुदबुदाई। युवराज बात करके वापस जिया के पास आया और बोला, चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मुझे ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके वापस ऑफिस चला जाऊँगा। एंड वन मोर थिंग, दादी को मैंने कल तुम्हारे फ़ोन से मैसेज कर दिया था। तुम अपने फ्रेंड के घर रुक रही हो और कल कॉलेज अटेंड करके आओगी, तो अगर दादी पूछे तो तुम इन्हें यही बताना। हम दादी को क्यों नहीं बताते अपने बारे में? मुझे बहुत गिल्टी फील होता है उनसे हमारे बारे में छुपाते हुए। मैंने अभी तक अपनी दादी को भी नहीं बताया। इट्स वेरी बैड मिस्टर माफिया, हमें बता देना चाहिए, जिया उदास होकर बोली। डोंट बी सैड स्वीटू, हम उन्हें जल्दी बताएंगे, बस ऋषभ का मामला सुलझ जाए, उसके बाद मैं खुद दादी को बताऊंगा। तब तक के लिए तुम थोड़ा सा मैनेज कर लो, युवराज ने बोलते हुए उसके नाक को हल्का सा खींच लिया। आउच, क्या करते रहते हो आप? सच्ची में मुझे बच्चा बनाकर रखा है। कभी कभी तो लगता है जैसे सच में मैं आपकी बेबी ना होकर आपकी बेबी हूँ। वो अपने फूले हुए गाल को और भी फुलाकर बोली, जिस पर युवराज हंस पड़ा। हाँ तुम बच्ची ही हो जान, युवराज ने बोलते हुए उसे गोद में उठा लिया और बाहर ले जाने लगा। ओफो, मैं चल सकती हूँ। आई नो, बट मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है भी तो क्या फ़ायदा, कौन सा आप मान लोगे? युवराज ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगा। पूरे रास्ते दोनों खामोश रहे। युवराज कार ड्राइव करते हुए बिल्कुल खामोश था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा हो या तो अंदर से बहुत ज़्यादा अपसेट है। अब तो जिया को सच में लग रहा था उसने युवराज से उसका पास्ट पूछकर गलती कर दिया। युवराज ने पहले उसे घर ड्रॉप किया और फिर वो अपने ऑफिस चला गया। जिया जब घर के अंदर आई तो जया जी हाल में ही बैठे किताबें पढ़ती हुई दिखी। बड़ी दादी, जिया उन्हें पुकारते हुए उनके पास गई और उनके गले लग गई। कहाँ थी तुम कल पूरी रात? एक कॉल तो कर सकती थी, पता नहीं क्यों कल मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। युवराज भी अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया हुआ था और तुम भी गायब थी।
कल पूरी रात मैं कितनी अकेली हो गई थी, तुम्हें पता भी है? जया जी नाराज़गी से शिकायत करते हुए बोली। सॉरी बेस्टी, आगे से मैं कभी भी अपनी प्यारी सी बड्डी दादी को अकेले नहीं छोड़ूंगी। जिया ने उन्हें पीछे से गले लगा लिया। अच्छा अच्छा, बहुत हो गई मक्खनबाजी। तेरी दादी का कॉल आ रहा था, तूने उनसे बात क्यों नहीं किया? अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास कॉल आया था। उप्स, मैं तो भूल ही गई, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है। मैं भी चार्ज करके दादी से बात करती हूँ बड्डी दादी। वो दौड़ते हुए छत पर अपने रूम में चली गई। जल्दी से अपना फ़ोन बैग से निकाल कर चार्ज में लगाया और चेंज करने के लिए कबर्ड से अपना नाइट वियर निकालने लगी। तभी उसके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस आकर गिरा। उसे देखते ही उसके दिमाग में एक बहुत ही प्यारा आइडिया आया और उसके चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। अब सैड मैंने किया है तो हैप्पी भी मुझे ही करना होगा, कोई ना, मेरे खड़ूस हस्बैंड मान ही जाएंगे। उसने वापस उस ड्रेस को कबर्ड में रखा और जल्दी से बेड पर कूद कर बैठ गई और छवि के पास कॉल करने लगी, पर फिर कुछ सोच कर खुद से बोली, अम्मा ऑनलाइन शॉपिंग कब काम आएंगे? वैसे भी अभी मुझे घर से बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं ऑनलाइन ही सब कुछ मंगा लेती हूँ। वो लगभग 2 घंटे बैठकर मोबाइल में टिप टिप करती रही। उसके बाद अपनी दादी से बात किया और फिर लग गई अपने मिस्टर माफिया के सैड मूड को हैप्पी करने के जुगाड़ में। युवराज के ऑफिस में क्या हुआ, कुछ पता चला? कल रात के अटैक के बारे में युवराज और शेरगिल इस वक्त युवराज के केबिन में बैठे कल रात के अटैक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नहीं, ये तो नहीं पता चला किसने किया था। उन अटैकर्स में से एक को मैंने पकड़ रखा है, पर उसने खुद को शूट कर लिया। इससे साफ पता चलता है जिसने भी उन्हें जिया मैम को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसने पहले ही उसे आगाह कर दिया था, इसलिए उसने खुद को ख़त्म कर लिया, शेरगिल ने कहा। मतलब ये ऋषभ ने नहीं करवाया था। युवराज किसी गहरी सोच में गुम हो गया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और वो अपने ऐसे दुश्मन के बारे में सोच रहा था जो उसे छोड़कर जिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। पर लाख सोचने के बाद भी उसके दिमाग में ऐसा कोई भी नाम नहीं आया जो जिया पर अटैक कर सके। डोंट वरी बॉस, मैं पता लगाता हूँ और साथ ही साथ जिया मैम की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करवा देता हूँ। ध्यान रहे, एक अनजान दुश्मन 100 दुश्मनों से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जल्द से जल्द मुझे उस अटैकर के बारे में सारी डिटेल चाहिए। युवराज अपनी बातें ख़त्म करके फ़ोन यूज करने लगा। ओके बॉस, शेरगिल वहाँ से जाने लगा, पर वो अभी दरवाजे तक ही पहुँचा था कि उसके कानों में युवराज की आवाज़ पड़ी। क्या तू भी मुझे सुहाना के मौत का जिम्मेदार मानता है? अचानक इतने दिन बाद युवराज के मुंह से सुहाना का जिक्र सुनकर एक पल के लिए शेरगिल की आंखें नम हो गई, पर उसने अपने आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं आने दिया। आज अचानक आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? और आप अच्छे से जानते हैं मैंने कभी आपको सुहाना की मौत का जिम्मेदार माना ही नहीं। बस आज एहसास हुआ जब से सुहाना गई है तब से हमारी दोस्ती भी कहीं दबके रह गई है। उसके जाने के बाद मैं तुम्हारा बॉस बन गया और तुम मेरे एम्प्लॉई। बॉस और एम्प्लॉई, इन दो शब्द में हमारी दोस्ती कहीं खो सी गई। युवराज की बातों को सुनकर शेरगिल कुछ पल खामोश रहा, फिर अपने आप को संभालते हुए उसने युवराज को देखकर हल्केपन से कहा, जिया के आने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही सेंटी हो गया है। द हार्टलेस माफिया किंग युवराज आहूजा, जिसने आज तक कभी एहसासों की बात नहीं की, आज वो इमोशन और एहसास की बातें कर रहा है। भाभी के आने के बाद पत्थर दिल सनम धीरे धीरे पिघलने लगा है। इतने सालों बाद शेरगिल के मुंह से पहली जैसी बातें सुनकर युवराज के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और दिल को ना जाने एक अलग सा ही सुकून मिला। उसने मुस्कुराते हुए शेरगिल से कहा, एक एहसान कर दे अपने इस पत्थर दिल दोस्त पर, आज के बाद से कभी बॉस मत बोलना। शेरगिल ने हाँ में सिर हिलाया और युवराज के गले लग गया। आहूजा मेंशन। जिया अपने रूम में कबर्ड से एक एक ड्रेस निकाल कर बेड पर फेंक रही थी और साथ ही साथ कुछ बुदबुदा रही थी। पिंक? नहीं, पिंक तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी, वरना बोलेंगे बच्चों वाले कलर पर पहना है। अकड़ू। रेड? नहीं नहीं, रेड तो कल रात को ही पहनी थी। उसने रेड कलर की ड्रेस को भी बेड पर फेंक दिया। फिर उसने अपने हाथों में एक ब्लैक कलर की बहुत ही खूबसूरत सिंपल सिल्क का लहंगा निकाला और अपने ऊपर लगाकर मिरर में देखते हुए बोली, ये कैसा रहेगा?
हाँ, ये सही है। मिस्टर माफिया को भी ब्लैक कलर पसंद है। अब जब उनके लिए तैयार हो रही हूँ तो कपड़े भी उन्हीं के पसंद के होंगे ना। वो खुशी खुशी उस ड्रेस को लेकर वॉशरूम में चली गई। कब आओगे मिस्टर खड़ूस, जल्दी आओ ना, आई एम वेटिंग। जिया ने युवराज को मैसेज किया। रात के 11 बजने को आए थे पर युवराज अभी तक घर नहीं आया था। वो इंतज़ार कर कर के थक चुकी थी। आफ्टर ऑल आज पहली बार वो अपने मिस्टर माफिया के लिए तैयार हुई थी और उसके लिए कुछ स्पेशल भी किया था। उसने डीप नेक वाली ब्लाउज के साथ ब्लैक कलर का लहंगा पहना था, पिंक लिपस्टिक, लाइट मेकअप और उसके साथ बिल्कुल सिंपल सा ज्वेलरी कैरी किया था। वो बेहद सिंपल पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कमिंग इन 5 मिनट्स सोना, युवराज का रिप्लाई देख जिया ने अपना मुंह बिगाड़ लिया और खुद से बोली, मतलब अभी तक ऑफिस में ही हैं। वो बालकनी में गई और रेलिंग से टिक कर खड़ी हो गई और ऊपर छत को निहारने लगी। आसमान बिल्कुल साफ, चांद के आसपास टिमटिमाते सितारों को देखकर उसे एक अलग सा ही सुकून मिल रहा था। वो अभी चांद को निहार ही रही थी तभी उसे अपने खुले पेट पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। इस स्पर्श को पहचानते ही उसने कसकर अपनी आंखें भींच लिया। इरादा क्या है तुम्हारा? उसके कानों में बेहद करीब से युवराज की आवाज़ आई और उसकी गर्म सांसें जब उसके कंधे से टकराई तो वो सिहर उठी। कक कुछ भी तो नहीं, जिया हकलाते हुए बोली। तो वो सब क्या है? युवराज ने कमरे के अंदर इशारा किया तो जिया ने भी उसकी नज़रों का पीछा करते हुए कमरे के अंदर देखने लगी। पूरे कमरे में रंग बिरंगी स्टैंड कैंडल जल रही थी। बेड पर गुलाब की पंखुड़ी बिखरी हुई थी और टी टेबल पर बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट करके उस पर डिनर रखा हुआ था और साथ ही साथ शैंपेन की बोतल और एक बहुत ही खूबसूरत सा केक। ये सब तो मैंने आपको हैप्पी करने के लिए डेकोरेट किया है। जिया ने अपने कमर से उसका हाथ हटाया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर कमरे के अंदर आ गई। तुमसे किसने कहा ये सब करने से मैं हैप्पी हो जाऊंगा? किसी ने नहीं, वो मैंने मूवीज़ में देखा था। जब हीरो नाराज़ हो जाता है तो हीरोइन ऐसे रूम को डेकोरेट करती है तो हीरो हैप्पी हो जाता है। इसलिए मैंने भी कर लिया। क्यों, आप हैप्पी नहीं हुए क्या? अच्छा, तो मूवी में ये सब देखकर क्या हीरो हैप्पी हो जाता है? हाँ, हो जाते हैं। मैंने देखा सारी मूवीज़ में वैसे ही होते हैं। अच्छा, क्या क्या होता है ज़रा मुझे बताना। युवराज उसकी आंखों में झांकते हुए अपना एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। जिया उसका इंटेंशन को समझकर अपना कदम पीछे लेने लगी और हड़बड़ाते हुए बोली, दद देखो मैं बता रही हूँ। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बताओ, मैं सुन रहा हूँ। युवराज अपनी आंखों में शरारत भर के अभी भी अपना एक एक कदम जिया की तरफ बढ़ा रहा था। जब हीरोइनें ऐसी डेकोरेट करती हैं तो हीरो देखता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, फिर हीरोइन को गले लगाता है। फिर वो दोनों साथ में केक कट करते हैं, फिर डिनर करते हैं और उसके बाद म्यूज़िक प्ले करके डांस करते हैं। जिया उसकी आंखों में झांकते हुए मासूमियत से बोलते हुए अपना एक एक कदम पीछे ले रही थी और युवराज अभी भी अपना एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ रहा था। और क्या होता है? और फिर दोनों बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं और लाइट ऑफ करके सो जाते हैं। औच मम्मी, बोलते हुए जिया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई क्योंकि पीछे बढ़ते हुए उसका पैर बेड से टकरा गया और वो सीधे बेड पर गिरी। युवराज ने उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया पर जिया ने अचानक से उसके हाथ की जगह उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया और दोनों एक साथ बेड पर सा गिरे। माई इनोसेंट बेबी गर्ल, तुम्हें आइडिया भी है लाइट ऑफ होने के बाद क्या होता है? युवराज उसके गालों पर उंगलियां नचाते हुए बोला। लाइट ऑफ करके दोनों सो गए होंगे ना। आप मुझे फिल्मों के बारे में इतनी डिटेल में क्यों पूछ रहे हो? मेरी बुद्धू बेबी, लाइट ऑफ करने के बाद शुरू होता है उन दोनों का असली रोमांस। युवराज की बातें और उसकी आंखों की शरारत देखकर उसका गला सूखने लगा। रोमांस? वो तो मेरे प्लान में दूर दूर तक कहीं नहीं था। देखो, आप मुझे अपने बातों में उलझाओ मत। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समझे आप? ऐसा ही होता है। अब तुमने इतनी मेहनत से हमारा बेड डेकोरेट किया है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हस्बैंड वाइफ वाला रोमांस हो ही जाए। युवराज उसे छेड़ते हुए बोला। वो तो बस उसे परेशान करना चाहता था क्योंकि वो जानता था जिया हर छोटी बड़ी बात पर बहुत जल्दी चिढ़ जाया करती है।
हस्बैंड वाइफ वाला रोमांस। देखो आपका कुछ ज़्यादा हो रहा है। मैंने आपको हैप्पी करने के लिए इतना कुछ किया है और आप मुझे परेशान कर रहे हो। हटो, मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, पर खाने की नहीं, तुम्हारे प्यार की। पहले अपनी भूख मिटा लूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। वो उसे और भी ज़्यादा परेशान करते हुए उसके गालों पर अपना होठ रख दिया। युवराज की होठों की प्यार भरी छुअन से अंदर तक उसके सिहरन दौड़ गई। प्लीज़ परेशान मत करो ना। मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी प्यारी सी बीवी को प्यार कर रहा हूँ। युवराज ने इस बार उसकी आंखों को चूम लिया। जिया की तो मानो सांसें ही अटक गई। अब बोलना तो दूर, उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने युवराज को अपने ऊपर से धक्का दिया और जल्दी से कलवट लेकर बोली, मिस्टर माफिया प्लीज़। जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो बोलना क्या चाहती है। हमेशा फटर फटर बोलने वाली जिया का जबान भी आज साथ नहीं दे पा रहा था। क्या प्लीज़ बेबी? युवराज ने उसका कंधा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। मत करो ना प्लीज़, जिया उसकी आंखों में झांकते हुए मासूमियत से बोली। युवराज को इस वक्त वो बेहद मासूम लग रही थी। उसने उसके माथे पर किस किया और बारी बारी से उसके आंखों पर और फिर उसके होठों को चूम लिया। थोड़ी देर बाद उसके कान में धीरे से बोला, आई लव यू सोना। तुम्हें आइडिया भी नहीं है, तुम्हारी मासूमियत से भरी बातें और तुम्हारी ये मासूम अदाएं मुझे किस हद तक पागल बनाती हैं। कितना मुश्किल हो जाता है खुद को रोकना जब तुम मेरी बाहों में होती हो। तुम तो अपनी मासूमियत में अपने दिल की हर बात कह जाती हो, पर मैं तो अपने दिल का हाल भी बयां नहीं कर पाता हूँ तुमसे। किस कदर मेरा दिल बेकरार हो जाता है जब तुम अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार भर के मासूमियत से बोलती हो, आई हेट यू मिस्टर माफिया। तब मेरा दिल किस कदर बेकरार हो जाता है। दिल चाहता है तुम्हें जी भर कर प्यार करूं और तुम्हें अपनी बाहों में समेट लूं, पर डर लगता है कहीं मैंने अपनी सीमाओं को लांघ कर अनजाने में तुम्हें तकलीफ ना दे दूं। सच कहूं तो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को रोकना। इतना प्यार करते हो मुझसे कि मुझे प्यार में भी तकलीफ नहीं दे सकते? जिया ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ, इतना कि तुम्हारे लिए किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, युवराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए बेहद जुनून से कहा, जिसे देखकर जिया ने अपना मुंह बिगाड़ लिया। धत तेरी की, आ गए ना अपनी माफियागिरी पर। मरने और मारने के अलावा आपसे और कुछ होगा भी नहीं। देखना चाहोगी? और युवराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए शरारती लहजे में कहा, जिसे सुनकर जिया का दिल थक से रह गया। मुझे मुझे भूख लगी है, जिया ने उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बहुत ही प्यार से कहा। युवराज भी खो गया उसकी प्यार भरी बातों में और दोनों डिनर टेबल के पास आकर डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद दोनों बालकनी में फर्श पर लगे हुए गद्दे पर बैठे हुए थे। युवराज पीछे की तरफ दीवार से टेक लगाकर बैठा था और जिया उसके सीने से अपनी पीठ लगाकर अपना सर उसके कंधे पर टिकाकर बैठी हुई थी। जिया कुछ सोचते हुए एकटक आसमान में चांद के साथ टिमटिमाते तारों के झुंड को देख रही थी और युवराज उसे परेशान करते हुए बार बार उसके नाक को खींच रहा था। आउच मिस्टर माफिया, मत परेशान करो ना, मैं अभी कुछ सीरियस सोच रही हूँ, जिया कुनमुनाते हुए बोली। ओके, अब नहीं करूँगा। युवराज ने पीछे से उसका कमर पकड़कर अपने दोनों हथेलियों की पकड़ मजबूत की और उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका दिया। मिस्टर माफिया, आपकी क्या ख्वाहिशें हैं? जैसे कि मैं चाहती हूँ हम हमेशा ऐसे ही खुश रहें और एक दूसरे के पास रहें, और आप हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहो। ऐसे ही और भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं मेरी, उसी तरह आपकी भी तो होगी। आप बताओ ना, आपकी क्या ख्वाहिश है? जान क्या करोगी जानकर? युवराज ने कहा। ओफो, अब ये क्या बात हुई? अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताना चाहता जिससे तुम परेशान हो, पर मुझे जानना है अपने खड़ूस हस्बैंड के बारे में। वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं और अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरे और ऋषभ में पहले की तरह दोस्ती हो जाए और उस गधे के दिमाग से मेरे खिलाफ जितने भी गलतफहमी है सब दूर हो जाए। फिलहाल तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है, और रही बात अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करने की, तो अभी तो मैं तुमसे करता हूँ, लेकिन आगे। युवराज ने अपनी आधी बात कहकर एक लंबा पॉज लिया और उसके मुंह से आगे वाली बात सुनकर
जिया गुस्से में पीछे मुड़ी और युवराज की टाई पकड़कर अपने करीब खींचकर बोली, आगे क्या? हाँ, आगे किस चुड़ैल से प्यार करने का इरादा है? चुड़ैल? उसके मुंह से चुड़ैल सुनकर युवराज जोर से हंसने लगा। सीरियसली बेबी, तुम इतनी ज़्यादा जेलस होती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। देखो, अब बात को घुमाओ मत। यहाँ मेरे खड़ूस हस्बैंड दांव पर लगे हैं और आपको हंसी सूझ रही है। सच्ची सच्ची बताओ, क्या बोलने वाले थे आप? कौन है वो चुड़ैल जिससे आप आगे प्यार करोगे? मेरी जेलस गर्ल, पहली ऐसी माँ को देख रहा हूँ जो अपनी ही बेटी से जल रही है। युवराज ने उसके दोनों फूले हुए गाल को खींचते हुए हंसकर कहा, जिस पर जिया उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि मैं अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, पर आगे चलकर अगर मैंने तुमसे ज़्यादा किसी और से प्यार किया तो वो होगी हमारी बेटी, हमारी लिटिल प्रिंसेस। बेटी? एक पल के लिए जिया के दिल में खुशियों की लहर दौड़ गई और होठों पर बड़ी वाली स्माइल आ गई, पर अगले ही पल कुछ सोचकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना चेहरा सामने घुमा लिया। युवराज उसके कश्मीरी सेव जैसे लाल पड़े चेहरे को देखकर और भी जोर से हंसने लगा। उसने पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर धीरे से कहा, हाय, ऐसी शर्माकर तो मेरी जान ले जाओगी माई लिटिल वाइफ। धत, आप बहुत बुरे हो, बस हर वक्त मुझे टीच करते रहते हो, सिया नकली गुस्सा करते हुए बोली। युवराज ने उसके चेहरे को नहीं देखा था, पर वो महसूस कर पा रहा था इस वक्त जिया के होठों पर कितनी दिलकश मुस्कुराहट है। ऐसी क्यों शर्मा रही हो? कभी तो हमारे बच्चे होंगे, इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? युवराज उसे और भी ज़्यादा छेड़ते हुए बोला। आप फिर शुरू हो गए। हाँ होंगे, पर जब होंगे तब देख लेंगे ना। अभी ये सब बोलकर मुझे परेशान करना ज़रूरी है, और अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ। आप खुद बोलते हो मैं बच्ची हूँ, तो फिर बच्चों से ऐसी बातें नहीं करते, समझे? ये बैड मैनर्स होता है। वो अपनी सफाई में उल्टी सीधी बातें बोलकर इस टॉपिक को चेंज करना चाहती थी, पर वो जितना इस बात को टालना चाहती थी, युवराज जानबूझकर इसी बात को लेकर छेड़ रहा था। हाँ, तो मैं तुम्हें बच्ची बोलता हूँ, पर तुम ही तो बोलती हो तुम बच्ची नहीं हो। और अब जब तुम बच्ची नहीं हो तो हम आराम से ऐसी बातें कर सकते हैं, और चाहो तो इससे भी ज़्यादा रोमांटिक बातें कर सकते हैं। जैसे कि युवराज अपनी बात आगे बोलता उससे पहले ही जिया ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और मासूमियत से अपना सरनामे हिलाने लगी। युवराज ने उसके हाथ को थामकर उस पर किस कर लिया और अपनी जेब से एक रिंग निकाल कर उसकी उंगली में पहना दिया। वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। जिया उस रिंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई, पर अगले ही पल वो उदास होकर बोली, मेरे पास नहीं है। युवराज ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर अपना हाथ जेब में डाला और बाहर निकाला तो उसमें एक और रिंग था। जिया ने जल्दी से वो रिंग उससे ले लिया और फिर उसकी रिंग फिंगर में पहना दिया। नाइस ना? जिया ने अपनी हथेली और युवराज की हथेली को पास लाकर दोनों रिंग को देखते हुए खुश होकर कहा। युवराज उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा। यू नो व्हाट मिस्टर माफिया, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। लव यू सो 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 मच माई डियर खड़ूस हस्बैंड। जिया ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ उसके गर्दन में लपेट कर कहा और अपना सर उसके सर से टिका दिया। लव यू टू स्वीटू। कुछ पल दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे के सर से सर टिकाकर वैसे ही बैठे रहे। थोड़ी देर बाद युवराज ने कहा, ठंड बढ़ रही है, रात भी काफ़ी हो चुकी है, चलो सोने चलते हैं। वो जिया के माथे पर किस करके खड़ा हो गया। मुझे गोद में ले चलो ना, मुझे चलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, जिया पाउट बनाकर बच्चों की तरह बोली। उसके बचपनों को देखकर युवराज मुस्कुराने लगा और झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। दोनों रूम में आए और एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर नींद की आगोश में चले गए। जिया कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी, पर उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। ऋषभ और युवराज में वापस से दोस्ती करवाना, सुहाना की सुसाइड की मिस्ट्री को सुलझाना और अपनी शादी के बारे में अपनी दादी को बताना। इन सब चीज़ों को सोच सोच कर उसके सर में दर्द होने लगा। उसके मम्मी पापा की डेथ के बाद उसकी दादी ही उसके लिए सब कुछ थी। वो उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, पर अपनी शादी को उनसे छुपाकर उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। उसने टेबल से अपना बैग उठाया और अपने कंधे पर टांग कर जैसे ही एक कदम आगे बढ़ी,
अचानक वो लड़खड़ाकर गिरने वाली थी कि युवराज ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। बेबी गर्ल, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या सोचते हुए चल रही हो? अभी गिर जाती तो चोट लग जाती ना तुम्हें? बच्ची कहो तो एक पल में गुस्सा हो जाती हो, पर अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख सकती। युवराज उसे गुस्से में डांटने लगा, जिस पर जिया ने मुंह बना लिया। सुबह सुबह क्यों डांट रहे हो? गलती से गिर गई ना? जिया बच्चों की तरह कुनमुनाते हुए बोली। गलती से गिर गई, जरा अपने पैरों को देखे, बिना शूलेस बांधे चलोगी तो गिरोगी ना? युवराज ने उसे घूरते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठाकर खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसका शूलेस बांधने लगा। जिया प्यार से युवराज को देखने लगी, जो गुस्से में उसके जूते के फीते को बांध रहा था। बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल रखता है वो उसका, जैसे उसके मम्मी पापा रखा करते थे। पापा की तरह प्रोटेक्ट भी करता है और ज़रूरत पड़ने पर डांटता भी है। मम्मी की तरह लाड प्यार भी करता है और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ गुस्सा करके उसे सही गलत भी बताता है। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा जीवन साथी जो ढेर सारा प्यार करे, ख्याल रखे, थोड़ा सा डांटे और थोड़ा सा गुस्सा भी करे। और जहाँ हमारी गलती हो तो वहाँ एक थप्पड़ लगाकर प्यार से समझा दे कि तुमने जो किया वो गलत था, और बिना हमारी मर्जी की अपनी सीमाओं को लांघे बिना पूरी जिंदगी हमसे प्यार करे। हो गया? युवराज उसका शूलेस बांध कर उठते हुए बोला, पर जिया अभी भी उसे प्यार से निहार रही थी। जब युवराज ने उसके सामने चुटकी बजाई तब वो अपने ख्यालों से बाहर आई। कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं, वो मैं बस नीचे आ रही थी। आप यहाँ क्यों आ गए हो? तुम्हें ये बताने आया था कि तुम ड्राइवर के साथ कॉलेज चली जाना, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मुझे अभी निकलना होगा, अपना ध्यान रखना। युवराज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्यार से उसके माथे पर अपने लबों की मोहर दे दी और बाहर जाने लगा। अभी वो दरवाजे के पास ही पहुंचा था कि जिया ने पीछे से कहा, प्लीज छोड़ दो ना ये सब। जिया की बातों को सुनकर युवराज के कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए। वो बिना पीछे पलटे सख्त आवाज में बोला, आगे से मेरे प्रोफेशन के बारे में कुछ मत बोलना और जितना हो सके उससे दूर रहना। युवराज की बातों को सुनकर जिया की आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं बेड पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझे नहीं पसंद आपका यूं लोगों को मारना। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, कहीं इसकी वजह से हम हमारी लाइफ की खुशियों को ना खो दें। युवराज को जिया की बातों में साफ साफ दर्द महसूस हो रहा था। उससे रहा नहीं गया, वो पीछे पलटा और वापस जिया के सामने आकर घुटनों के बल बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में बटोर कर प्यार से बोला, मैं सिर्फ उन लोगों को हार्म करता हूँ जो बुरे होते हैं, जो गरीबों का और मजबूर लोगों का फ़ायदा उठाकर उन्हें उनके साथ गलत करते हैं। मैं सिर्फ उन्हें सज़ा देता हूँ जो गलत होते हैं। ट्रस्ट में सोना, मैंने आज तक कभी भी किसी बेगुनाह को नहीं मारा। जानती हूँ मैं, आप कभी भी किसी इनोसेंट को हार्म नहीं करते और ना ही करोगे, बट फिर भी मुझे डर लगता है। आप ही सोचो ना, आप जिन्हें मारते हो वो गलत हैं, पर उनकी फैमिली वाले वो तो सही होंगे ना। आप जिन्हें मारते हैं उनकी भी तो बीवी बच्चे होंगे, उनके मॉम डैड होंगे, वो सब तो अच्छे होंगे ना। और सोचो, जब वो अपने सामने अपने किसी अपने की लाश देखते होंगे तो उनके मुंह से बददुआ तो निकलती होगी ना। और मुझे डर लगता है कहीं उनके मुंह से निकली हुई कोई बददुआ मुझसे मेरी खुशियों को ना छीन ले। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर आपको कभी नहीं खोना चाहती, जिया रोते हुए बोली। उसकी कही हुई हर एक बात सच थी। उसके आंखों के आंसू और उसके चेहरे पर छाए दर्द की लकीरें युवराज से देखी नहीं जा रही थी। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी रहते हैं। जिया कुछ पल उसके गले लगकर रोती रही। थोड़ी देर बाद वो उससे अलग हुई और अपने आंसू साफ करके अपने कॉलेज बैग को कंधे पर टांग कर बाहर जाने लगी, पर युवराज ने पीछे से उसकी कलाई को पकड़ लिया। आई नो कि तुम। युवराज अभी बोल ही रहा था, पर जिया उसे बीच में टोकते हुए बोली, ना ही मैं आपसे नाराज हूँ और ना ही गुस्सा हूँ, पर एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आप जो करते हो उसकी वजह से हमारी लाइफ या हमारी फैमिली पर कभी भी कोई आँच आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। ऑलरेडी मैं अपने मम्मी पापा को खो चुकी हूँ और अब अपनी लाइफ से जुड़े किसी भी शख्स को खोना नहीं चाहती।
अगर आपकी ये अंडरवर्ल्ड के बिजनेस की वजह से हमारी फैमिली के किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो अपनी आधी बात बोलकर युवराज की आंखों में झांकने लगी और युवराज जिया की आंखों में उसकी कही बातों का मतलब ढूंढने लगा। तो क्या? युवराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। तो सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, हमारा परिवार, या फिर भी सब कुछ बदल जाएगा मिस्टर माफिया? ये बात आप हमेशा याद रखना। अगर आपके इन कामों की वजह से किसी को भी कुछ हुआ तो मैं आपके पास आपकी बाहों में तो रहूँगी, पर फिर भी आपसे बहुत दूर रहूँगी। मैं आपसे प्यार तो करूँगी, पर फिर भी सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ होगा हमारी ज़िंदगी में, प्यार, हंसी खुशी, पर फिर भी सब कुछ होकर भी कुछ नहीं रहेगा। जिया ने अपनी एक एक बात को युवराज की आंखों में देखते हुए कहा और अपने आंसुओं को साफ करके युवराज के पास आई और उसके गालों पर किस करके बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई। युवराज कुछ पल खड़ा होकर जिया की कही बातों के बारे में सोचने लगा। सब कुछ सोचने के बाद उसने खुद से कहा, ना ही मैं अपना ये काम छोड़ूंगा और ना ही हमारी लाइफ में वो दिन आएगा जब हम एक दूसरे के पास होकर भी एक दूसरे से दूर होंगे। युवराज ने तो कह दिया था, पर किस्मत के खेल को कौन जाने। जिया ने जो कहा था वो एक ना एक दिन सच तो होना ही था। बुरा काम कितनी भी सच्ची नीयत से क्यों ना किया जाए, अंजाम अक्सर बुरा ही होता है। युवराज भले ही माफिया बनकर उन लोगों को सजा देता था जो बुरे थे, पर उनके परिवार वाले तो बुरे नहीं थे। वो अपने परिवार के किसी सदस्य को खोकर बद्दुआ भी ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कौन जाने किसके मुंह से निकली बद्दुआ युवराज की ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। जिया आज पूरे दिन कॉलेज में कहीं खोई हुई सी लग रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ऋषभ का ख्याल आ रहा था। कैसे वो ऋषभ और युवराज को फिर से एक करे। फिलहाल के लिए उसने अपने दिमाग से सारी बातों को झटक दिया था और सिर्फ युवराज के बारे में सोच रही थी। कॉलेज ओवर होने के बाद जिया गार्डन में आकर बैठ गई। उसे उदास देख रोनी, मधु और छवि भी उसके पास आकर बैठ गए। क्या हुआ गुड़िया, तू इतनी उदास क्यों है? कुछ हुआ है क्या? रोनी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर पूछा। नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ है। जिया एक साइड से उसके गले लग गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। रोनी ने फिर प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, तू ठीक तो है ना? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जिया मुस्कुराते हुए बोली। उसकी आंखों में हल्की नमी छा गई, पर उसने अपनी आंखों से बाहर नहीं जाने दिया। जब भी रोनी उसे प्यार से गुड़िया बुलाता था या फिर उसका ख्याल रखता था तो अक्सर उसे अपने भाई की याद आ जाया करती थी और अक्सर वो ये सोचा करती थी, काश उसका सगा भाई भी उससे इतना ही प्यार करता। अगर तू ठीक है तो यहाँ क्यों बैठी है? कॉलेज ओवर हो गया है तो घर चल, छवि ने कहा। तुम सब जाओ ना, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। ड्राइवर अंकल किसी काम से थोड़ी लेट आएंगे। जब वो आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी, तुम सब चले जाओ। आर यू श्योर? तू अकेली रुक जाएगी? मधु ने पूछा। हाँ बाबा, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो कहीं खो जाऊंगी। जब ड्राइवर अंकल आएंगे तो मैं चली जाऊंगी, तुम सब जाओ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तीनों यहीं रुक रहे हैं। जब तुम चली जाओगी तब हम जाएंगे, रोनी ने कहा। ओफो भैया, मैं चली जाऊंगी ना, प्लीज़ आप सब चले जाओ, जिया ने छोटू सा मुंह बनाकर प्यार से कहा और रोनी उसके क्यूट एक्सप्रेशन को देखकर मना नहीं कर पाया। ओके, वो तीनों वहाँ से चले गए। सबके जाने के बाद जिया ने ड्राइवर अंकल को मैसेज किया और फिर वहीं बैठे हुए ऋषभ के बारे में सोचने लगी। वो अपनी सोच में इस कदर गुम थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कब एक लड़का आकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, आई लव यू मिस ब्यूटी। वाट? उसका प्रपोजल सुनकर जिया हैरान रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने जल्दी से अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाकर देखा, कहीं युवराज के आदमी उसे देख ना ले। जिस तरह पहले वाले लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाया था उसी तरह इस लड़के का नंबर भी उसके बगल वाले आईसीयू में ना लग जाए। स्टैंड अप, दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? इतनी जल्दी हम लोग का दर्शन करने का इरादा है? जिया ने उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया और गुस्से में उसे झाड़ने लगी। रिलैक्स यार, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने तो बस अपनी फीलिंग को तुम्हारे सामने एक्सप्रेस किया है, इसमें तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? उस लड़के ने नॉर्मली कहा। जिस पर जिया उसे गुस्से में घूरने लगी।
क्या सड़क चलती किसी भी लड़की को तुम अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस करते फिरते हो? जिया ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, जिस पर वो लड़का हैरानी से उसे देखने लगा। आखिर ये लड़का कौन है जिसने जिया को प्रपोज किया? जब इसके बारे में युवराज को पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।